नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। वहीं प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है और देहरादून पहुंचे हैं सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हुए हैं सीएम। वहीं उन्होंने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है और देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आती हुई, जहां आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हैं सीएम धामी और उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो देहरादून पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए भी इस दौरान नजर आए हैं और देहरादून पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी और प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का उनके द्वारा जायजा भी लिया गया है और तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हैं धामी और प्रदेश में हुए अतिवृष्टि का उनके द्वारा जायजा लिया गया और तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सीएम धामी ने जायजा लिया और ये कुछ ऐसी तस्वीरें जो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। आपने देखा कि बारिश से हुए नुकसान का सीएम धामी ने भी जायजा लिया है और बारिश से किस कदर प्रदेश में नुकसान पहुंचा है उसकी बानगी इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो बारिश से लगातार प्रदेश में भारी नुकसान हो रहा है और बिल्डिंगें भी तमाम भरभरा कर गिरती हुई नजर आई हैं। कहीं पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में बारिश से हुए तमाम नुकसानों का सीएम धामी ने जायजा लिया और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। तो बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया गया है सीएम धामी द्वारा और आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर मंथन किया है और निवेश की संभावनाओं को लेकर सीआईआई समूह से मंथन चल रहा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ विचार विमर्श भी किया गया है सीएम धामी द्वारा और विकास की प्रतिबद्धता का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समूह निवेशकों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिसंबर महीने में प्रस्तावित वैश्विक निवेशन सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ संवाद किया है और इसमें कई प्रमुख निवेशकों ने राज्य में निवेश करने पर सहमति भी जताई है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां भी बनाई हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में 41% योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र के लिए भी जल्द नीति लागू की जाएगी। उधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने नाम वापस ले लिया है और इसके बाद अब 2 राष्ट्रीय दल और 3 क्षेत्रीय दलों में सीधे तौर पर चुनावी जंग होनी है। और भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, यूकेडी से अर्जुन देव, सपा से भगवती प्रसाद तिरकोटी और उपवा से भगवत कोहली चुनावी मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें कि यूकेडी को कुर्सी चुनाव चिन्ह की बजाय गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह दिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति में उत्तराखंड से पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल और कुलदीप को स्थान मिला है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने सभी मनोनीत नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिला है। उसके लिए हम पार्टी हाईकमान का हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं।
और तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको स्थान मिला, आदरणीय गणेश गुदियाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनको स्थान मिला, और आदरणीय गुरदीप सिंह सप्पल जी तो इसी प्रदेश के रहने वाले, हमारे एआईसीसी के मेंबर भी इसी प्रदेश से, उनको भी स्थान मिला है। तीनों नेताओं के सम्मिलित होने से हर वर्ग और हर क्षेत्र को क्षेत्र का समावेश एआईसीसी में हुआ है। उसके लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उधर बागेश्वर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। आखिर हो भी क्यों ना, जहां एक और भाजपा सहानुभूति और विकास जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार अपने और कांग्रेस के कैडर वोट को मिलाकर जीतने का दम भर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी से भी खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री और भाजपा से विधायक रहे चंदन रामदास जी के असामयिक निधन के बाद भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर चंदन रामदास जी की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। नॉमिनेशन हो चुका है। पार्वती दास से कुछ बातें करते हैं उसको लेकर कि आपको भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है, और जैसी घटना घटी दुखद उसको लेकर बागेश्वर में एक सहानुभूति का माहौल भी है। तो आप बागेश्वर की जनता को लेकर आपके अभी के सपने क्या है? चंदन रामदास के बहुत सारे कार्य जो है वो अधूरे रह गए होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने का मन बना चुकी है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने तो बागेश्वर में बहुत अच्छे काम किए हैं, और जैसे मंदिरों का निर्माण करना और पुलों का निर्माण करना, सड़कें और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टेडियम और ये शिविर, ये मुख्य है और ये अभी पूर्ण करने हैं। तो अब जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद इन पर कार्य चलेगा। एक सवाल ये लगातार यहाँ पर हम बागेश्वर में जो बात कर रहे हैं लोगों से, तो ये बागेश्वर के लोगों का कहना है कि चंदन रामदास बड़े मिलनसार, बड़े सरल स्वभाव के थे। उनकी जनता में एक अपनी पकड़ थी, अपनी एक छवि थी। अब उसमें उनके बहुत सारे काम अधूरे रह गए होंगे। उनके जो काम है उनको कैसे आगे बढ़ाने की योजना है? क्या प्रमुख काम हो सकते हैं? अभी प्रमुख काम यही है, पे स्टेडियम का हो गया और खेल स्टेडियम का, और ये स्वास्थ्य का एक हॉस्पिटल बनना है यहाँ खोली में, तो वहीं पर वो कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे। एक बात यह है कि आप चंदन रामदास जी की असमय निधन के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, और आप अब एक्टिव राजनीति में शामिल होने जा रही है। आप चंदन रामदास के साथ भी बहुत सारी जनसभाओं में, बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती रही होंगी, लेकिन अब आप पूरी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व होने जा रही है। तो आपके जो सपने हैं उसको लेकर कितना कंफर्टेबल है इस अपनी नई जर्नी को लेकर, और बागेश्वर को लेकर आपके किस तरह के सपने हैं? बागेश्वर को, जैसे हमारे मंत्री जी का एक ड्रीम था कि मैं अपने बागेश्वर को एक अलग पहचान दूंगा, लेकिन अब उनके असामयिक निधन होने पर अब वो कार्य अभी पूरे करने हैं, पूरे करेंगे उनको, और यहाँ का सौंदर्यीकरण है अभी, और ये नदी के घाट बनाने हैं, और बहुत सारे काम हैं। भाजपा बड़ी तेजी से उभरता हुआ दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, और अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बड़ी
भारी बहुमत के साथ सरकार है और दूसरी बात सरकार बनी है, तो ऐसे में बागेश्वर की जो जनता है उनकी उम्मीदें और बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे जो यहाँ रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, यहाँ की जनता के कुछ जो सपने हैं उनको लेकर, तो आपके कुछ और इस तरह के जो उनके प्रोजेक्ट रहे हैं, तो आपके और किस तरह के यहाँ तमाम कारोबार की संभावनाओं को लेकर, पर्यटन को लेकर और किस तरह की बातें? पर्यटन को लेकर के ये है कि उन्होंने तो गरुड़ में अभी बैजनाथ में एक झील बनवाई और पर्यटकों का वहाँ पर भी आना जाना अच्छा है। और एक बागेश्वर में भी एक रोपवे का है, उसका भी सपना था उनका रोपवे में। एक सवाल और बनता है, आखिरी सवाल बनता है ये कि लगातार 4 बार से ये जो सीट है भाजपा के पास है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर रहती थी, और अगर विपक्ष ने जो उम्मीदवार उतारा है बसंत कुमार, वो तीसरे नंबर पर रहते थे। लेकिन अब उन लोगों ने आपस में, बसंत कुमार कांग्रेस में शामिल होकर अपने वोट के एक मर्जर की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि बसंत कुमार का वोट और कांग्रेस का वोट मिलकर बागेश्वर में इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? देखिए, हमारा तो संगठन बहुत मजबूत है और हमारे मंत्री जी का व्यवहार और लोगों से जनसंपर्क में बहुत ही अच्छा था और लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे और लोगों के सुख दुख सब देखते थे। तो उसमें जनता का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और शुरू से ही उनकी आदतें ऐसी ही रही हैं, जो अपनी जनता की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था। कैसे मेरे क्षेत्र का विकास होगा, किस तरीके से मैं अपने क्षेत्र को ऐसे एक अलग दिशा दूं, ये था उनका सपना। अब उनका सपना जो अब एक जिम्मेदारी तो आ ही चुकी है, पर पूर्ण करूंगी उनको, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, भाजपा की उम्मीदवार पार्वती दास का कहना है कि ये जिम्मेदारी आई है तो इस जिम्मेदारी को सिरे तक चढ़ाऊंगी और बागेश्वर की जनता आशीर्वाद के तौर पर जीत सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में चुनाव का पारा और बढ़ेगा और वोटिंग के बाद परिणाम क्या आएगा, ये तो परिणाम के दिन ही समझ में आएगा। लेकिन पार्वती दास को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार इस उपचुनाव में जीत के साथ भाजपा के जो अधूरे काम है और चंदन राम दास के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का काम करेगी। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। बता दें आपको, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। तो चमोली जिले के पुरुसाड़ी के बीच ये क्षतिग्रस्त हुआ है और पुरुसाड़ी में करीब, आपको बताना चाहेंगे कि 250 मीटर का हिस्सा धंस चुका है। पुलिस ने एहतियातन यातायात भी रोक दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार बरप रहा है और ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है। चमोली जिले के पुरुसाड़ी के बीच ये क्षतिग्रस्त हुआ है और पुरुसाड़ी में करीब 250 मीटर का हिस्सा धंस गया है। उधर पहाड़ों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और टिहरी और देहरादून में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है और प्रदेश में देहरादून समेत 10 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया गया है और हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट है। तो वहीं काशीपुर में बारिश के कहर से लगातार 6 मकान ढेला नदी में पानी आने से गिर चुके हैं और 12 गिरने की जद में हैं। और सीधा रुक कर लेते हैं देहरादून का और सुनवाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। सभी पर इस योजना पर हम विचार करेंगे। उनका जो एक तरह से जो ऋण इत्यादि है, बिना ऋण के उनको लोन देने की भी व्यवस्था जो है इस योजना में लाई जाएगी। सर, बहुत सारी सड़कें हमारे पास नुकसान सबसे ज़्यादा सड़कों में हो गया है। 500 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हमारे पास खराब हो चुकी है और कई जगह पे ऐसे कि हफ्ता भर और 15-15 दिन सड़कें नहीं खुली है। कल्पेश्वर का मामला है, कई ऐसे मामले हैं। नहीं, सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो संपत्ति है उसको नुकसान हुआ है और उसमें हमारी भारत सरकार की टीम ने उसका प्रारंभिक रूप से एक सर्वे भी किया है
और एक जो इसके आपदा के बाद होने वाला जो असेसमेंट है उसके लिए भी भारत सरकार को हम लोग लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी जो है आकर उसको भी करेंगे, जिससे कि कहीं न कहीं आपदा की जो चीज़ें हैं उसमें हम लोगों को सहायता हो। शिमला में जैसे शिमला पूरा नीचे रह गया, आपको लगता है कि आपने पहले भी कहा था कि खाना क्षमता बहुत ज़रूरी है और इस वक्त सारे पढ़ाई भी कह रहे हैं कि ज़्यादा हो गया है, ऊपर पहाड़ों पे उनको कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। उस पर हम लोग ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले से ही जो है सक्रिय है, उस पर काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। और विकास का जो मॉडल है, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। हम उसको मानते हैं कि चूंकि आगे चलकर जो हमारे सामने आज चुनौती के रूप में ये सब चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से विकास का मॉडल भी इसी पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली में जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में जहाँ रोजगार बढ़ेगा वहीं व्यापार भी बढ़ेगा। अजीज कुरैशी का बयान आया है, बेतुका बयान है अजीज कुरैशी का, जय गंगा मैया बोलना शर्मनाक बात है सर, इस तरह का बयान। देखिए, चूँकि माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही हैं। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है, जो वैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। सर मानसून काल में जो दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है, जो नुकसान देखने को मिल रहा है, जितने कोई नुकसान है नदी नालों के किनारे लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में घुसे हैं, क्या भविष्य में कोई ऐसी ठोस नीतियां बनाने जा रहे हैं, कैसे संवेदनशील स्थानों पर कोई प्रशासन? इसको लेकर देखिए, पिछले दिनों भी जो हमने एक ड्राइव चलाई थी अतिक्रमण को लेकर, उसके पीछे हेतु यही था कि जो ऐसे एरिया जहाँ पर हमारे परंपरागत रूप से नदी हैं, नाले हैं, जहाँ से बरसात का पानी निकलता था या नाले निकलते थे या बरसाती नदियाँ निकलती थी, गधेरे निकलते थे, वो बंद हो गए हैं। उसके कारण से आज ये आपदा जैसी स्थिति आ गई है। निश्चित रूप से इस पर सभी लोगों को सामूहिक रूप से आगे आकर जरूर हमको काम करना चाहिए और सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। धन्यवाद। देखिए, आज 22 अगस्त के लिए जो है हमने पहले ही बोला था कि उत्तराखंड में 22-21 से ही जो है जो शुरुआत है रेनफॉल एक्टिविटी को बढ़ेगी, जो हैवी या वेरी हैवी रेंस इस तरह की। तो कल भी हमने ऑरेंज में रखा ही था 21 को भी, और आज जो पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन उसमें मिली है, हैवी वेरी हैवी तक मिली है। आपके जो है देहरादून है, चाहे नैनीताल है, इसी तरह उधम सिंह नगर है, टेरी पौड़ी है, तो इनमें मिली है रेंस अच्छी जो है। और आगे अगर आज से बात करें 22 तारीख से, तो आज भी जो ऑरेंज अलर्ट है वो आपके देहरादून, टेरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर इनमें रखा गया है। कल से जो अलर्ट है उसको रेड कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश अच्छी मिल रही है, आज भी अच्छी बारिश मिलेगी, तो इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा। और कल भी जो स्थिति है वो इसी तरह की हैवी वेरी हैवी रेंस जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज उधर उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होने के चलते सिस्टम की चुनौती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उत्तराखंड में लगातार मानसून की सक्रियता ने सरकारी तंत्र की चुनौती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन होने से जहां एक और कई मोटर मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, तो वहीं सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आफत की बारिश की चुनौती से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है।
और सचिव आपदा रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है उनमें से एक के परिजनों की रिक्वेस्ट पर अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा, जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग पर गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हमारी टीम मतलब पूरी तरह तैयार रहती है और जैसा कि आपने देखा भी है हमारी रेस्क्यू और रिस्पांस में कि कई जगह हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, जाने बचाइए। कल गुजरात इसके यात्री थे जो कि गंगोत्री हाईवे पे जिनका की बस गिर गई थी, उसमें 28 लोगों को बचाया गया, 7 लोगों की मृत्यु हुई। 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो एम्बामिंग चल रहा है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यशराज आनंद, पहाड़ों में लगातार आफत की बारिश बरस रही है और लोगों का जनजीवन वहां पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त। ताजा क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बारिश लगातार आफत बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रहा है। वहीं आज 22 तारीख को आज ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, ये गढ़वाल में, यहाँ तक कि पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में आज ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हरिद्वार में आज और हेलो तो यशराज आनंद से हमारा फिलहाल के लिए संपर्क टूट गया है। फिर से उनके साथ संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहाड़ों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कई जगह पर बिल्डिंगें गिर रही हैं, कई जगह पर इमारतें ढह रही हैं, तो वहीं सड़क मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। तो पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम विज्ञान ने भी अलर्ट को जारी कर दिया है। उधर रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 अस्पतालों में छापेमारी की है, जहां बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान 2 अस्पतालों को सील भी किया गया है, जबकि 1 अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि रुड़की में कई अस्पतालों को फर्जी तरीके से चलाने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की ओर से यह कार्रवाई की गई है। तो 3 अस्पतालों में छापेमारी की गई है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पे यह कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो स्वास्थ्य विभाग में काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिली और 2 अस्पतालों को इस दौरान सील भी कर दिया गया है। तो 3 अस्पतालों में छापेमारी के दौरान 2 अस्पतालों को सील करने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हड़कंप की स्थिति में और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने निरीक्षण किया। पहले जीवन ज्योति हॉस्पिटल था, उसको चेक किया, कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पे प्रेजेंट था, वहाँ पे कोई उनका सर्टिफिकेट नहीं वो दिखा पाए, कोई उनके पास फार्मासिस्ट नहीं था, कोई ऑथोराइज उनके पास स्टाफ नहीं था कि जो वो प्रशिक्षित हो। और 2 पेशेंट वहाँ पे थे जिनका सीजरियन हुआ था, वो ये नहीं बता रहे कौन डॉक्टर है क्या है। तो एक पेशेंट को हम लोग, वो डिस्चार्ज ही था, एक पेशेंट को अभी सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिशन कराया और उसको अभी सील कर रहे हैं। उसके बाद हम मेडबिन में आए, मेडबिन में भी अभी कोई डॉक्टर नहीं, अब तक यहाँ 1 घंटा हो गया और यहाँ पर कई पेशेंट अभी एडमिशन है, उनकी भी कंप्लेंट है। एक बच्चे की डेथ हुई है, वो पहले उनको पानी भर गया बताया, अब उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई यहीं नहीं आ रहा है इसको भी हम सील करेंगे। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।